नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में और मैं हूं नीरज। और आज इस शो में हम बात करेंगे कच्चे तेल पर जो लगातार ठंडा पड़ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट 85 के नीचे चल रहा है और WTI उससे भी नीचे चला गया है। 2-3 दिन से लगातार कमज़ोरी बनी हुई है। साथ ही सोना खरीदने का क्या ये सही मौका है? दबाव में काम कर रहा है इस वक्त। और नेचुरल रबर की इम्पोर्ट ड्यूटी क्या घट सकती है? ज़्यादा इम्पोर्ट की मंजूरी मिल सकती है क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई का एक मिसमैच क्रिएट हो गया। तो टायर कंपनियों के लिए एक बड़ी समस्या बन रही है। इन सब पर बातचीत होगी। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी होंगे, साथ ही HDFC सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटी अनुज गुप्ता। और ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन यानी आत्मा के DG राजीव बुद्धराजा जी से। लेकिन सबसे पहले कच्चे तेल की बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो क्रूड लगातार एक प्रेशर में है। बीच में एक उछाल आया था, लेकिन वहाँ से फिर उसमें दबाव देखने को मिला। अब ये $84.26 पर इस वक्त काम कर रहा है। बावजूद इसके कि US में इलेक्शंस हैं, ओपेक ने प्रोडक्शन कट कर रखा है, डिमांड की जो प्रोजेक्शंस हैं वो काफ़ी ऊपर के, लेकिन क्रूड प्रेशर में है। क्यों है ऐसा और आगे का क्या रुख होगा, इस पर बातचीत करते हैं तनेजा जी से, क्योंकि तनेजा जी इंटरनेशनल मार्केट में और जियोपॉलिटिकल तौर पे कमोडिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन एक क्विक चेक लेते हैं कि इस समय जो डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड करना है अगर किसी को क्रूड में, तो क्या राय बनती है? अनुज के पास चलते हैं पहले। अनुज, क्रूड में एक प्रेशर तो बनता हुआ दिख रहा है लगातार। अगर आपको ट्रेड करना हो तो क्या ट्रेड बनेगा? नीरज जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। हालांकि जो रेंज है वो 80 से लेकर $85 के बीच बनी है। अभी भी 81 के आसपास WTI ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, MCX में हमने देखा है कि 7000 का लेवल टेस्ट करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। तो अगर प्राइस थोड़ा बाउंस लेते हैं 6830 के आसपास या 6820 के आसपास, तो बिकवाली करना चाहिए। 6890 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 6740 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि $80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज US की इन्वेंट्री आनी है और एक्सपेक्टेशन है कि कुछ इन्वेंट्री बढ़कर आ सकती है। तो हो सकता है कि इवनिंग में आपको अगेन एक गिरावट देखने को मिले। तो प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाया है, US की इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिससे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो डिमांड उतना नहीं दिख रहा है जितना होना चाहिए, तो उसकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर है। और साथ में जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, उससे भी कहीं ना कहीं एक डिमांड कम होती हुई दिखी है। तो फिलहाल अभी डिमांड के मोर्चे पर कोई खास सपोर्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। हमें लगता है कि एक थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। बट हाँ, ये रेंज में हमें लगता है कि 80 से लेकर 85 के बीच मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, बीच में एक बार जब US में छुट्टी थी उनके इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, तो खबरें ऐसे आई थी कि हैम्पशायर में बहुत राइडिंग होती है, उसकी वजह से बढ़ेंगे दाम और डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन वो बहुत ब्लिप हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया। क्या ये इलेक्शन की वजह से भी कुछ इस पर असर पड़ रहा है फंडामेंटली, अगर इसको समझना चाहें तो? देखिए, बिल्कुल। कल हमने जो फेड चेयर जोरेम पावेल की टेस्टिमनी सुनी, उनका पूरा जो कंसर्न था वो इन्फ्लेशन को लेके था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसा वो टारगेट भी कर रहे हैं कि 2% वो इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस फ्रंट पे भी कहीं ना कहीं एक्टिविटीज हैं और इलेक्शंस भी हैं। तो हो सकता है कि इलेक्शन से पहले जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। और हो सकता है कि इस बार क्रूड की जो इन्वेंट्रीज है वो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि अभी ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी काफी निचले स्तरों पर क्रूड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर हमने देखा है कि ओपेक मेंबर्स ने प्रोडक्शन कट भी किया है। तो उससे ज्यादा नीचे नहीं जाते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं US भी अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा इलेक्शन के चलते। तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर US की तरफ से हमें लगता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो फिर प्राइस कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। ओके, अनुज, नेचुरल गैस में क्या स्थिति बन रही है इस समय? देखिए, जियोपॉलिटिकल का टेंशन डेफिनेटली है, मगर कहीं ना कहीं हमने इसराइल हमास में एक जो जियोपॉलिटिकल का टेंशन है उसमें ब्रेक लगते हुए देखा है। तो उससे भी कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है उस फ्रंट पे भी ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो उसकी वजह से भी प्राइस थोड़े कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए। MCX की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 7000 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। जब तक 7000 के ऊपर अगर नहीं बढ़ेगा तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा मूवमेंट होगा। वहीं अगर आप देखेंगे नेचुरल गैस में भी हमने एक रेंज वन मोमेंटम देखा है। तो नेचुरल गैस के फ्रंट पर हम जहां डिमांड देख रहे थे, अब थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि प्राइसेस जो है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें तो डोमेस्टिक लेवल पर भी 200 के नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ज्यादा तेजी मंदी नेचुरल गैस में भी नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो इन्वेंट्री ऑलरेडी काफी बिल्डअप हुई हुई है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के फ्रंट पर ज्यादा तेजी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस, क्योंकि
सपोर्ट के आसपास है, टेक्निकल मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखाई दिया है। हम पहले भी कह रहे थे कि 200 के आसपास अगर प्राइस आएगा तो एक अच्छा बाउंस बैक होगा। तो 200 के अगर आसपास मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 195 194 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 207 का होगा। तो 200 के ऊपर अगर प्राइस चलेंगे तो खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। अभी 196.10 पे है, तो यानी 200 के ऊपर जाए तब बाय इनिशिएट करना, अभी कुछ नहीं करना है। देखिए अभी अगर प्राइस 190 के आसपास मिलता है तो वहां भी इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है फिलहाल। अभी तो नहीं, थोड़ा सा और करेक्शन आएगा 190 के आसपास तो वहां पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा और क्या तो कर सकते हैं या फिर 200 के ऊपर करना चाहिए। ये है नेचुरल गैस, यानी एनर्जी बास्केट ठंडा है इस समय, बहुत ज़्यादा ग्लोबली भी तेज़ी नहीं मिल रही। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने भी जिक्र किया फेड की बैठक का, इंटरेस्ट रेट का, इन सब चीज़ों का, तो गोल्ड पे भी इसका हमने असर देखा, लेकिन बहुत वॉलेटाइल है पिछले 2-3 दिनों में। जब ये खबर आई कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, ये हो रहा है, तो डॉलर की वीकनेस की वजह से गोल्ड बहुत तेज़ी से भागा, 2400 के करीब पहुंचा, फिर टूट के नीचे आया। गोल्ड में क्या राय बनती है इस समय? क्या भारत में MCX पे जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए गोल्ड एक अपॉर्चुनिटी है, बाई या सेल किसी तरह की? देखिए डेफिनेटली एक हमने लास्ट वीक में अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी थी। मगर कल जो टेस्टिमनी आया उसमें क्लियर इंडिकेशन ये है कि जो यूएस की ग्रोथ है वो पिछले 2 सालों से आफ्टर पेंडेमिक डेफिनेटली पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है। जॉब रिपोर्ट भी वहां पे ठीक होती हुई दिखाई दी है, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल होता हुआ दिखा है। मगर कोई क्लैरिटी इन्होंने अभी तक इंटरेस्ट रेट पे नहीं दी है, क्योंकि गोल्ड डायरेक्टली रिलेटेड है डॉलर इंडेक्स से, और डॉलर इंडेक्स जो रिलेटेड है वो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट से है। इंटरेस्ट रेट्स के लेवल पर कोई अभी क्लियर इंडिकेशन आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। मगर हाँ, जिस तरीके से हमने एक बाउंस बैक गोल्ड में देखा था लास्ट वीक, नीचे करीबन $2320 से $2370 तक, और चांदी ऑलमोस्ट $28 से उठकर अब $31 के आसपास आती हुई दिखाई दी है। तो दोनों ही लेवल पे लगता है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने ETF के अंदर एक अच्छी बाइंग आती हुई देखी है। जो बॉन्ड यील्ड है वो भी थोड़ी सी कूल ऑफ होती हुई दिखाई दी, तो उसके चलते हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस फिलहाल रेंज बाउंड रहेंगे। इंटरनेशनली फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो 2350 डाउन साइड में और 2380 हायर लेवल पर एक रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो नीचे करीबन $29 और ऊपर में करीबन $31, ये एक रेंज रहेगी। मगर हाँ, जिस तरीके का ट्रेंड बना है हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेंड देखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 72,490, 72,490 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट करीबन 72,700 तक देखा जा सकता है। बहुत छोटा रेंज है, क्योंकि आज भी जोरेम पोवेल की टेस्टिमनी चलनी है, तो उसका मार्केट अवेट करेगा, डेटा का अवेट करेगा। तो बहुत छोटी रेंज में हमें लगता है कि मार्केट प्ले हो सकता है। अनुज, चूंकि इस वक्त जो है सीजनली भी गोल्ड की बहुत डिमांड नहीं होती है, सहालक भी नहीं है, फिर इसके बाद पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे, तो एक थोड़ा 2-3 महीने का यहाँ पे रेंज है जहाँ पे गोल्ड डोमेस्टिक डिमांड उतनी ऊपर जाने की संभावना नहीं। अभी हम लोगों ने देखा कि जब टाइटन के बिजनेस अपडेट्स आए तो उसमें भी ज्वेलरी वाला सेगमेंट 9% केवल ग्रो कर पाया, जबकि एक्सपेक्टेशन था कि कम से कम 2 डिजिट पे जाना ही चाहिए उसको। क्या आपको लगता है कि 2-3 महीने सुस्ती के बाद एकदम से स्पर्ट आएगा और जो 75,000 की बातें हो रही थी वो फिर से शुरू हो जाएंगी, तो ये अपॉर्चुनिटी और चांदी 1 लाख की तरफ बढ़ना शुरू होगी? देखिए मोस्ट अवेटेड लेवल्स हैं ये 75,000 और चांदी का 1 लाख। और हमें लगता है कि अगर हम ईयर एंड तक बात करें, क्योंकि अगस्त से आपका फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, उसमें अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। अगर आप अभी देखेंगे तो फिजिकल फ्रंट पे कोई खास एक्टिविटी नहीं है, कोई प्रीमियम्स नहीं मिल रहे हैं वहां पर, तो फिजिकल अभी ठंडा। बट हाँ, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगस्त के महीने से आपको एक अच्छी खासी फिजिकल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा तो वहां पे खरीदारी देखी जा सकती है। और यूएस की जो फेडरल रिजर्व की अब नेक्स्ट मीटिंग होगी वहां पर हमें लगता है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट के बारे में आ सकता है, क्योंकि सितंबर से उनका नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। तो हमारा मानना है कि अब जो ये लास्ट क्वार्टर आएगा इस साल का, तो वहां पर अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईयर एंड तक गोल्ड आपको 75 से लेकर 78,000 और चांदी में आपको 1 लाख तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये हुआ प्रेशियस मेटल का हाल। अब थोड़ा चलते हैं बेस मेटल की तरफ। क्या रीज़न लगता है बेस मेटल का पैक एक रेंज में फंसा हुआ है? इंटरनेशनली कॉपर हमने देखा कि $4.5, 4.57 इन सब के रेंज में फंसा हुआ है। बीच में बड़ी तेज़ी बन रही थी, $5 तक गया था, लेकिन फिर टिक गया। क्या लग रहा है आपको एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब में?
देखिए थोड़ा कॉन्ट्रा मोमेंटम हमने देखा है बेस मेटल में, जहां हमने कॉपर में एक नरमी आते हुए देखी है, वहीं जिंक में हमने एक मोमेंटम पॉजिटिव होते हुए देखा है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी क्योंकि चाइना से कोई खास क्यूज देखने को नहीं मिले हैं, चाइना का डेटा भी हमने देखा था, एक रेंज बाउंड था, कोई डेटा में कोई खास डेवलपमेंट नहीं था, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि मोमेंटम अभी स्टेबल रहेगा। बट हाँ, ट्रेंड क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि जिंक यहाँ पर एक अच्छी बैट हो सकती है, जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अगर ये जिंक का प्राइस 272 273 के ऊपर चलता है तो खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। हमें लगता है कि 276 तक के टारगेट यहाँ देखे जा सकते हैं, 270 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है तो ब्रेकआउट्स के ऊपर ही ट्रेड ले सकते हैं। तो 272 273 के ऊपर चले तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें, क्योंकि कॉपर में हमने कल एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा था, थोड़ी करेक्शन आती हुई दिखाई दी थी, तो कॉपर के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 870 पे लगाएं, टारगेट करीबन 854 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर में हमें लगता है कि सेलिंग का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, जिंक और कॉपर में ये स्ट्रेटजी बनती हुई दिख रही थी। ये है बेस मेटल का हॉल। तो क्रूड बेस मेटल और हमने प्रेसियस मेटल की बातचीत की, तनी जैसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद रबर के बारे में बात करेंगे। अनुज से कुछ एग्रो कमोडिटीज़ भी चर्चा होगी कि रबर में क्या इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की जो बात चल रही है वो होगी और उससे क्या असर होगा। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका कमोडिटी अपडेट में। और इस वक्त हम बातचीत करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिसकी बजट से बहुत उम्मीदें और इस समय एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और तमाम इंडस्ट्रीज़ अपने सेक्टर को लेकर बजट में नए नए ऐलान की उम्मीदें रख रही हैं। इसी क्रम में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भी है। क्या है उनकी मांग, बजट से क्या उम्मीदें हैं और इस समय क्या स्थिति है टायर कंपनी, इस पर बातचीत करेंगे संगठन के डीजी राजीव बुधराजा जी। बुधराजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट डिमांड से पहले सर ये बताइए कि हमने इस वक्त सुना है कि नेचुरल रबर की बहुत दिक्कत आ रही है टायर कंपनीज़ को, और ये बताया जा रहा है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच है और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो होल्ड करके बैठे हुए हैं हाई प्राइस राइज की वजह से। क्या सिचुएशन है सर? देखिए, इस समय रबर की जो प्राइसेस हैं, डोमेस्टिक प्राइसेस, वो 13 साल में सबसे हाईएस्ट हैं। ये जो प्राइस लेवल है ये 2011 में था और उसके बाद अब ये प्राइस लेवल आया है। और एक तो प्राइस की वजह से, और दूसरा शायद उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो क्लाइमेट के जो फैक्टर्स हैं, जो जो वेदर के जो पैटर्न हैं, कि मॉनसून लेट हुआ है या ज्यादा हुआ है या जहां जरूरत थी वहां नहीं हुआ है, उसकी वजह से रबर की जो अवेलेबिलिटी है वो मार्केट में बहुत ही कम है। और जबकि आपको अंदाजा होगा कि टायर की प्रोडक्शन की इस समय बहुत जरूरत है। डोमेस्टिक जो हमारी डिमांड है ओईएम की, जो रिप्लेसमेंट मार्केट की, और एक्सपोर्ट के लिए भी। तो एक तरफ तो डिमांड जो है टायर की वो बढ़ती जा रही है और रबर की जो प्रोडक्शन ओवरऑल भी कम है और मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत ही टाइट है, जिसकी वजह से टायर कंपनीज के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इंपोर्ट करने में। और इंपोर्ट में जो इश्यूज हैं वो भी काफी सीरियस हैं। तो इसीलिए हमारी एक्सपेक्टेशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि इस बजट में टायर इंडस्ट्री के जो इंपोर्ट का, जो रबर के इंपोर्ट का जो इशू है उसको एड्रेस किया जाए और उसकी ड्यूटी के बारे में हमने उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो कम किया जाए। तो बुधराज जी, एक चीज़ बताइए, प्रोडक्शन कम हो रहा है, सप्लाई कम है, या होर्डिंग ज़्यादा है, रिलीज़ नहीं कर रहे हैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स कि प्राइस ऊपर जाएगा तब मैं छोड़ूंगा, ऐसी खबरें भी छपी हैं? देखिए, इमीडिएट जो इशू है वो तो होर्डिंग का है और हो भी सकता है। कि जो भी प्रोडक्शन आया है वो हुआ है, वो मार्केट में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से टायर कंपनीज को ये तंगी इमीडिएटली महसूस हो रही है। लेकिन अगर हम मीडियम या लॉन्ग टर्म व्यू भी देखें तो अभी भी हमारी जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो तकरीबन 40% है। हमारी जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो 14.5 लाख टन्स के बराबर है, जबकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो 8.5 लाख टन के रबर की है। तो जो बाकी का जो 6-6.25 लाख टन जो है उसको हमें सिर्फ इंपोर्ट करना है। तो वो जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है इंडस्ट्री की रबर के लिए, वो हमेशा रहेगी। हालांकि हमारे टायर इंडस्ट्रीज ने इस गैप को कम करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में 2 लाख हेक्टेयर्स का एक
इन रोड प्रोजेक्ट लिया है, जिससे हमें उम्मीद है कि ये थोड़ा सा गैप जो है वो कम होगा, लेकिन आने वाले सालों में क्योंकि कंजम्पशन और भी बढ़ जाएगा तो गैप हमारे हिसाब से काफी सीरियस है और रहेगा, और जिसके लिए हमेशा हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो रहेगा। और इसी के लिए हमारी रिक्वेस्ट है और हमारा सबमिशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जो ड्यूटी में जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है रबर का, देखिए कस्टम्स ड्यूटी का प्रिंसिपल होता है कि रॉ मटेरियल में ड्यूटी सबसे कम हो, फिर इंटरमीडिएट्स में उससे ज्यादा और फिनिश प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा हो। लेकिन टायर के केस में जबकि कस्टम्स ड्यूटी 10 से 15% है, रबर के इंपोर्ट की ड्यूटी 25% है। तो ये क्लियर केस है इन्वर्टेड ड्यूटी का, जिसमें टायर कंपनीज की कॉम्पिटिटिवनेस जो है ग्लोबल और डोमेस्टिक सप्लाईज के लिए वो अफेक्ट होती है। तो हमारा ये सबमिशन है कि यार टायर की ड्यूटी को रबर के ड्यूटी के बराबर किया जाए, अदरवाइज कम से कम जो रबर की ड्यूटी है उसको टायर ड्यूटी से कम किया जाए। सो हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा इंडस्ट्री का जो इन्वर्टेड ड्यूटी है, मेरे ख्याल टायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे इन्वर्टेड ड्यूटी शायद बहुत ही कम कोई ऐसा सेक्टर होगा कि अभी भी कंटिन्यू कर रही, और इसको करने की जरूरत है। आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है मिनिस्ट्री को अपनी इंडस्ट्री की तरफ से कम किया जाए? हमने प्री बजट मेमोरेंडम दिया है जिसमें ये हमारी बड़ी एक प्रथम आप कह लीजिए ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी सबमिशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इन्वर्टेड ड्यूटी को करेक्ट किया जाए। केरल में चुनाव है सर अगले साल, तो एक समस्या वो भी होती है। खैर एनीवे सर ये बताइए कि ओईएम में क्या वाकई डिमांड अभी भी बहुत स्ट्रांग है? क्योंकि हम तो सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री क्रिएट हो गए डीलर्स के पास, प्राइस कट करने पड़े कंपनियों को। जी देखिए, डिमांड अगर हम जीडीपी देखें, ग्रोथ जो है वो कंट्री में अभी भी बना है, और इस साल की भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का स्पेंड कंटिन्यू रहेगा। नहीं सर, ये तो लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अभी गाड़ियों की ओईएम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है टायर की, या थोड़ी ठंडी पड़ रही है क्योंकि इतनी इन्वेंट्री खड़ी हुई है, पहले उसको बेचें? देखिए डिमांड जो है टायर की वो थोड़ा उसमें सीजनल फैक्टर रहता है। जो समर मंथ्स हैं उसमें डिमांड बढ़ती है, लास्ट क्वार्टर में डिमांड बढ़ती है। जो मॉनसून के मंथ्स हैं उसमें ड्रॉप आता है डिमांड में। तो हो सकता है डीलर इन्वेंट्री की वजह से या कोई सीजनल फैक्टर जो है वो प्ले करे, लेकिन ओवरऑल डिमांड अगर आप पूरे साल का देखेंगे तो बड़ा हेल्दी ग्रोथ है जो जीडीपी के साथ रिफ्लेक्ट होता है। ओके बुद्धराज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि सरकार आप लोगों के इस मेमोरेंडम पे विचार जरूर करेगी, क्योंकि कंपनीज को दिक्कत हो रही है और डिमांड गैप काफ़ी बन गया है यहाँ पे। तो नेचुरल रबर पे ड्यूटी कम की जाए जिससे इसको सस्ता इंपोर्ट किया जा सके और टायर कंपनियों की ये मांग पूरी हो। तो ये था आज का कमोडिटी राउंड अप, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात की। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज, वेरी क्विक कॉल, एक स्पाइसेस वगैरह आपको दे सके तो। देखिए फिलहाल तो अभी हम देखें तो स्पाइसेस में कोई खास मोमेंटम नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल मॉनसून के बीच चल रहा है, और हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2% नॉर्मल रेन हम पूरी इंडिया में आती हुई देख रहे हैं। मुझे लगता है कि फिलहाल स्पाइसेस में कुछ ज्यादा तेजी या मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल अभी हमने मसालों में दबाव आते हुए देखा, हमें लगता है कि अभी मसालों में कुछ और दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेशन है कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकता है, और हम देख भी रहे हैं कि सोइंग एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल हमें लगता है कि मसालों के अंदर आपको अभी शॉर्ट टर्म में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ओके मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये था कमोडिटी राउंड अप। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस।